हेलो स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विद्युत धारा। इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है सेलों का संयोजन, अर्थात सेलों को जोड़ना। तो जो विद्युत सेल होते हैं उनको हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। उन दोनों का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो प्रकार है वो है समांतर क्रम संयोजन। जब भी हम विद्युत सेलों को जोड़ते हैं तो हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। पहली बात तो ये, हम सेलों का संयोजन क्यों करते हैं, सेलों को क्यों जोड़ते हैं हम, तो दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन हम करके जब हम करते हैं तो हम जो उसका परिणामी धारा का मान होता है, हम चाहते हैं कि अगर हमको किसी परिपथ में ज़्यादा धारा चाहिए लेकिन हमारे पास छोटे छोटे कई प्रकार के सेल हैं जिनमें विद्युत धाराओं का मान कम है, तो हम उन सेलों को किस प्रकार से जोड़ करके एक अधिक धारा, एक प्रबल धारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब सेलों के संयोजन की जब बात आती है तो संयोजन अब सेलों का जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब हम यहाँ पर इन दोनों टॉपिकों को एक एक करके देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का संयोजन जब हम करते हैं तो विद्युत धारा का मान हमें कितना मिलता है, ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, उसकी वैल्यू हम क्या रहेगी। तो सेलों का जो संयोजन है उसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो हमारे बैटरी, जो विद्युत बैटरी होती है जिसकी सहायता से हम विद्युत प्राप्त करते हैं, वो एक बैटरी के अंदर कई सेल होते हैं जो श्रेणी क्रम अथवा समांतर क्रम के रूप में संयोजित होते हैं। तो कब और तो किस स्थिति में हम कौन सा संयोजन काम में लेंगे उसको हम यहाँ पर अभी हम डिराइव करेंगे। तो पहली जो हम लेके चल रहे हैं वो है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसको हम पहले समझते हैं। तो देखिए, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से हो सकता है उसका मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। इसमें मैंने दो यहाँ सेल लिए हैं, एक E1 सेल है, एक E2 सेल है। ये R1 क्या है, तो ये E1 सेल जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो सेल के जो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ये दोनों टर्मिनल के बीच में जो सॉल्यूशन भरा होता है, जब इलेक्ट्रॉन उस सॉल्यूशन से प्रवाहित होते हैं तो उनके प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है वो उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात ये सेल के दोनों टर्मिनलों के अंदर का प्रतिरोध है, ये इस जगह का प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध इन सेलों के दोनों टर्मिनलों के मध्य। इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। अगर सेल इस प्रकार से है तो ये अंदर इसके प्रतिरोध है। लेकिन हम इसको चित्र में स्पष्ट दिखाने के लिए इसको कहाँ बना रहे हैं, इसके बाद बना दिया हमने सेल के पास में। इस श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिरोध इसी के साथ हमने लगा दिया। तो ये E1 सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जिसका मान है R1। इसी प्रकार से दूसरा सेल ये E2 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2। अब देखिए इस सेलों को जो हमने जोड़ रखा है वो किस तरह से जोड़ रखा है कि एक सेल जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरे इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो पहले सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने किससे जोड़ दिया, दूसरे सेल के पॉजिटिव से, और फिर दूसरे सेल का जो नेगेटिव होगा उसको हमने आगे ले लिया। आगे अगर और भी सेल लगे होते तो हम उसको इसी तरह से जोड़ते, इसके नेगेटिव को उसके पॉजिटिव से, फिर अगले का नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव से। तो ये एक श्रेणी में अगर हम जोड़ते जाएं सेलों को इस तरह से, एक के बाद एक लाइन से इस तरह से सेलों को जोड़ा जाए, तो ये जो क्रम है इस सेलों को जोड़ने का, यही हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज में जोड़ना, सीरीज में जोड़ना, लाइन से जोड़ना, श्रेणी में जोड़ना एक। तो ये हमारे क्रम कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब हमने क्या करा, इस श्रेणी क्रम संयोजन जो ये परिपथ हमारे बना, इस परिपथ को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक कैपिटल R जो हमारा एक बाह्य प्रतिरोध, क्योंकि जब भी हमें किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान चाहिए होता है तो हम वहां पर एक प्रतिरोध कनेक्ट करते हैं। तो हमने ये कैपिटल R कनेक्ट कर दिया। अब ये सेल को जोड़ने से इन सेलों के कारण इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह से प्लस से माइनस की ओर, इस धारा का मान हमने मान लिया कितना है, कैपिटल I है। तो ये हमारे पास इसमें विद्युत धारा का मान हो गया। तो इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। अब देखिए इस श्रेणी क्रम संयोजन में यहां मैंने कोई दो बिंदु लिए, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य यदि मुझे विभवांतर का मान ज्ञात करना हो, यदि मैं ज्ञात करना चाहूं बिंदु A व B के मध्य विभवांतर, अगर मैं बिंदु A और B के बीच में विभवांतर का मान ज्ञात करना चाहता हूं तो विभवांतर का जो मान है वो V किसके बराबर होगा। देखिए A और B, अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं यहां से देखूं तो एक शाखा जो है इसकी परिपथ की ये वाली है और एक शाखा कौन सी है, ये वाली है। और ये दोनों शाखाएं इन दोनों बिंदुओं की कैसी है, समांतर क्रम में है।
देखो इन दोनों बिंदु, इस पूरी शाखा को और ये पूरी शाखा, ये दोनों इस बिंदु पर समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जब भी दो शाखाएं होती है तो दोनों पर जो विभव है उसका मान समान होता है, अर्थात यहां से यहां इस शाखा पर जो विभव होगा वही विभव इस जगह होगा। तो यहां हम देखते हैं तो इस पर जो विभव v होगा, अगर मान लो इस परिपथ से इस वाली शाखा में कैपिटल R इसका प्रतिरोध है, I धारा इसमें से जा रही है, तो इस पर विभव V बराबर कितना होगा, V बराबर होता है इसमें से जाने वाली धारा I और गुणा R प्रतिरोध, ये ओम के नियम से। तो इस सिरे पर जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, V बराबर I R। अब हम ये भी जानते हैं कि ये वाली शाखा और ऊपर वाली शाखा दोनों समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, इसलिए ऊपर वाली शाखा पर भी ये ही विभव होगा, ये V बराबर IR ही होगा इस पर विभव। अब इस पर विभव हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखो विभव कैसे होगा, ये सेल है, कोई सेल होता है, इसके कारण अगर V वोल्ट का अगर सेल है तो वो V वोल्ट विभव को जनरेट करता है। लेकिन कुछ विभव ये कब, ये कौन सी स्थिति होती है, अगर जैसे मान लो कि मैं एक सेल ले लूं, विद्युत सेल, अगर ये 5 वोल्ट का सेल है, अगर मैं इसको किसी प्रतिरोध से कनेक्ट कर दूंगा इस तरह से, तो इस प्रतिरोध के सिरे पर जब वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ये वोल्ट मीटर हमें 5 वोल्ट रीडिंग बताना चाहिए, क्योंकि ये सेल हमने किस जोड़ दिया, इस प्रतिरोध के सिरे पर जोड़ दिया, तो ये बताना चाहिए कि इस पर विभव कितना है, 5 वोल्ट। लेकिन आप हमेशा देखेंगे हम कि हम जब भी कोई नया सेल भी अगर लेकर आएंगे, अगर वो 5 वोल्ट का है, उसको हम वोल्ट मीटर से नापेंगे तो ये वोल्ट मीटर हमेशा 5 वोल्ट से कम ही बताएगा, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट या 4.5 वोल्ट ऐसे बताएगा, 5 वोल्ट कभी नहीं बताएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी सेल आदर्श सेल नहीं हो सकता। आदर्श का मतलब इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 नहीं हो सकता, इसके बीच में भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, जैसे हमने ये माना। तो जब इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा तो कुछ वोल्टता 5 वोल्ट में से, जैसे मान लो अगर यहाँ 0.5 वोल्ट भी अगर इस प्रतिरोध पर अप्लाई हो जाएगी तो बची कितनी, 5 वोल्ट में से 0.5 इस पे चली गई, तो इस पर कितनी आएगी, 4.5, और वही हमें कौन बताता है, वोल्ट मीटर बताता है। इसलिए हमेशा इसकी जो वोल्टता होती है सेल की, उसका कुछ अंश किस पे चला जाता है, आंतरिक प्रतिरोध पर। तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान जितना ज्यादा होगा, इसका अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो ये तो ज्यादा वोल्ट ले लेगा, तो हमें जो बाह्य प्रतिरोध है इस पर कम विभव प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम है तो उसके जो बाह्य प्रतिरोध है उस पर विभव का मान हमें ज्यादा मिल जाएगा। तो आदर्श सेल के लिए कंडीशन कौन सी होती है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा हो, 0 हो, ताकि पूरा का पूरा प्रतिरोध जो है वो पूरा का पूरा जो विभव है वो किसको मिल जाए, बाह्य प्रतिरोध को मिल जाए। लेकिन यहाँ स्थिति कौन सी है, हमने मान लिया कि इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1 है, ऐसी स्थिति हम लेके चल रहे हैं। तो इस पर देखो विभव हम कैलकुलेट कर रहे हैं A और B शाखा के मध्य। तो इस सेल का जो विभव है वो हमारे पास आ गया E1। अब देखिए इसमें से, अच्छा ये I धारा अगर यहाँ प्रवाहित हो रही है तो I ही धारा पूरे परिपथ में है, पूरे परिपथ में एक समान धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर भी I ही रहेगी, हर जगह I है। तो I धारा इस प्रतिरोध से जब जा रही है तो इस पर विभव का मान कितना हो गया, इस पर, तो इस पर V बराबर IR, तो इसमें से जाने वाली धारा I और इसका प्रतिरोध R कितना है, R1, तो इस पर विभव कितना हो गया, IR1। ये विभव किसका है, इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर लगने वाला विभव है। इसका मतलब इस सेल ने इतना विभव तो खुद के आंतरिक प्रतिरोध पर ही लगा दिया, तो ये बाह्य प्रतिरोध पर कितना लगाएगा, तो इसमें से इस विभव को हम माइनस कर देंगे, तो ये रिजल्टेंट विभव होगा जो इस पर लगेगा। तो हम इस शाखा पर निकाल रहे हैं, तो इस पर जो विभव आएगा इसका आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ के, तो E1 तो इस सेल का विभव था, माइनस उसमें से क्या माइनस हो गया, IR1। ये ध्यान रखना हमेशा, आंतरिक प्रतिरोध पर लगने वाले विभव को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो सेल के अंदर ही विभव नष्ट हो गया, उसके आंतरिक प्रतिरोध पर ही लग गया, बचा हुआ विभव होगा वो बाह्य परिपथ में काउंट होगा। तो ये हो गया पहले वाले सेल का विभव। प्लस अब दूसरे सेल पर विभव, इस पर विभव निकालें तो इसका विभव कितना है, E2, और इसमें भी वही कंडीशन, इसका कुछ विभव कौन ले लेगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध, तो इस पर विभव कितना हो जाएगा, देखो इस पर विभव निकालेंगे तो V बराबर IR, यहाँ पर भी धारा कितनी है, I ही है, तो I, और इसका प्रतिरोध कितना है, R2, तो इस पर विभव हो गया माइनस IR2। तो इस तरह से हमने इस पर लगने वाले विभव का मान ज्ञात करा। यहाँ से देखो IR बराबर ये आ गया, इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा। IR बराबर, इसको हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, इस तरह से हो गया। इसको हम थोड़ा सॉल्व करें, I को इस तरफ ले आते हैं, I वाली टर्म को, तो IR माइनस वाला इधर आएगा, प्लस IR1 प्लस R2 बराबर E1 प्लस E2। यहाँ सॉल्व होके अगर हम I को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है R प्लस R1 प्लस R2 बराबर E1 प्लस E2, और यहाँ से हमारे पास I बराबर आ रहा है E1 प्लस E2 बटा R प्लस
स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2। तो इस तरह से इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमारे पास निकल के आ गया। ये कह रहा है कि I का मान ये वाला होता है। तो अब देखिए ये जो हमारे पास धारा का मान आ रहा है I का, इसमें देखिए इसमें ऊपर E1 प्लस E2 दोनों सेल के विभव हैं और यहाँ पर प्रतिरोध है, चाहे ये बाह्य प्रतिरोध हो या आंतरिक प्रतिरोध हो, ये भी आंतरिक प्रतिरोध है, सारा प्रतिरोध है, ऊपर सारा विभव है। तो देखो I बराबर V अपॉन R वाली कंडीशन बन रही है, ऊपर विभव आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि ये हमारे पास हो गया विभव का क्या इक्विवेलेंट यानी तुल्य विभव। E1 प्लस E2 पहले सेल का विभव, दूसरे सेल का विभव, तो मिला करके तुल्य विभव यानी कुल विभव। तो इसको मैंने लिख दिया E इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब कुल विभव या तुल्य विभव। इसी तरह से देखो बटा R बाह्य प्रतिरोध प्लस R1 प्लस R2, इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध, तो दोनों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। तो दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग को मैं क्या लिख रहा हूं, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो ये R इक्विवेलेंट, तो ये हो गया तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। यहां पर मैंने दो चीजों को इंट्रोड्यूस किया है, एक है E इक्विवेलेंट, ये क्या है, तुल्य विभव, दोनों सेलों का तुल्य विभव या कुल विभव, और R इक्विवेलेंट, तो ये दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक विभव, तुल्य आंतरिक विभव, सॉरी तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध है यहाँ, तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। इस तरह से ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन जब होता है तो उस संयोजन में जो प्रवाहित धारा का मान होता है I, उसका मान इसके बराबर होता है E इक्विवेलेंट बटा R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। अब हम एक विशेष स्थिति लेके चल रहे हैं। वो विशेष स्थिति क्या है, विशेष स्थिति हमारी क्या बोलती है, ये बोल रही है कि यदि हम n समान विद्युत वाहक बल के सेल लें, कैसे सेल ले रहे हैं हम, n समान विद्युत वाहक बल के सेल ले रहे हैं, अर्थात हमने एक सेल जैसे E1 है एक E2 है इस तरह से लिया था अभी, तो अब हम क्या ले रहे हैं, n सेल ले रहे हैं। लोग n सेलों की जो संख्या है वो कितनी है, n है, ठीक है, n की जगह 2, 10, 50 कितने भी हो सकते हैं। समान सेल है, समान का मतलब सभी का विद्युत वाहक बल कैसा समान है, अर्थात ये भी E है ये भी E है, जितने भी सेल लिए सभी का विद्युत वाहक बल कितना है, E है। तो देखो n सेल जब हमने लिए हैं तो उसका E इक्विवेलेंट क्या होगा, E इक्विवेलेंट क्या होगा, E इक्विवेलेंट क्या होता है, सेलों के विद्युत वाहक बल का जोड़। तो पहले सेल का विद्युत वाहक बल प्लस दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल प्लस तीसरे सेल का विद्युत वाहक बल प्लस चौथे का हमने कितने लिए हैं, n सेल लिए हैं, तो इनका विद्युत वाहक बल हो जाएगा NE, इनका विद्युत वाहक बल हो जाएगा NE। तो ये तुल्य विद्युत वाहक बल हो गया। ऐसे आंतरिक प्रतिरोध को जब हम जोड़ेंगे R इक्विवेलेंट, तो वो क्या होगा, तो पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अच्छा सभी सेलों के जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी हम अगर मान लो कैसे ले रहे हैं, समान, अर्थात ये भी R है ये भी R है, सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कैसा है, R है। ऐसी हम विशेष स्थिति लेकर चल रहे हैं, एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं। तो पहले का R प्लस R ऐसे ही कहां तक जाएगा, n बार R को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा NR। तो इस तरह से ये R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया NR। इन दोनों का मान अगर हम यहाँ रख दें तो इस स्थिति में प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगी E इक्विवेलेंट तो कितना है NE और बटा R इक्विवेलेंट कैपिटल R ये वाला प्लस R इक्विवेलेंट कितना है स्मॉल n R। तो ये इस तरह से हमारे पास इसमें प्रवाहित धारा का मान आ जाएगा। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, ये है सेल का बाह्य प्रतिरोध और ये है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। अब इसमें हम पहली स्थिति देखें कि यदि सेल का बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत बड़ा है किससे, आंतरिक प्रतिरोध से, अर्थात ये जो परिपथ है इसमें कैपिटल R, अर्थात ये जो है इस कैपिटल R का मान कितना है, तो ये R1 R2 R3 इन सबको अगर हम जोड़ भी लेंगे तो उन सभी के जोड़ों से कैसा है, बहुत अधिक है, अर्थात सेलों का आंतरिक प्रतिरोध तो कम है और बाह्य प्रतिरोध का मान ज्यादा है। अगर ऐसे सेल हमारे पास हैं तो इसमें क्या बनेगा, तो देखो इसमें धारा का मान I बराबर कितना हो जाएगा, R इसमें बड़ा है NR इसमें छोटा है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे देखो R का मान बहुत बड़ा है NR का मान बहुत छोटा है, तो इस छोटे मान को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो इसको हम हटा देंगे तो इसका आंसर में आ जाएगा NE बटा कैपिटल R, अर्थात यहां देखो ये क्या है E अपॉन R, किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल बटा उस सेल का वो उस परिपथ में लगा बाह्य प्रतिरोध, तो V अपॉन R ये है इस सेल में प्रवाहित धारा। तो इस तरह से देखो इसमें जो परिणामी धारा आ रही है वो किसी एक सेल में प्रवाहित धारा, ये E अपॉन R क्या है, किसी एक सेल में प्रवाहित धारा, तो उसका क्या कितना गुना आ रहा है, n गुना आ रहा है। अर्थात अगर हम n समान विद्युत वाहक बल और n समान आंतरिक प्रतिरोध के
जो सेलों को अगर हम जोड़ रहे हैं वो भी श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो उसमें प्रवाहित धारा का जो मान है वो कितना आ जाएगा, एक सेल में प्रवाहित धारा का n गुना आ जाएगा। अर्थात एक सेल में अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है एक सेल के कारण, तो 10 सेल अगर हम जोड़ देंगे तो 10 एम्पियर धारा हमको किस में मिल जाएगी, परिपथ में मिल जाएगी। तो अगर हमारे पास 10 1 एम्पियर वाले सेल हैं और हम चाहते हैं कि परिपथ में 10 एम्पियर धारा मिले, तो हम क्या करेंगे, सभी जो सेल हैं हमारे पास 10, उन सभी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो परिणामी धारा है वो कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर आ जाएगी। तो इस तरह से श्रेणी, जब हमको धारा में वृद्धि चाहिए हो, धारा के मान में क्या चाहिए, वृद्धि चाहिए, कितनी हो चाहिए, वो भी n गुना चाहिए, तो सेलों का कौन सा क्रम किया जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन किया जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन किया जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति एक और हम ले लेते हैं सेकंड, इसका अपोजिट, कि यदि मान लो n स्मॉल r, यहाँ स्मॉल r है, यहाँ n स्मॉल r लिखा हुआ है, तो n स्मॉल r का मान, अगर हम दूसरी स्थिति ले लें कि इस n स्मॉल r का जो मान है वो बहुत बहुत बड़ा हो, किससे, कैपिटल R से, अर्थात जो इस परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R, इससे किसका मान ज्यादा है, स्मॉल n r। स्मॉल n r क्या है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का जोड़। अर्थात यदि हमारे पास वो जो 10 सेल थे उनका आंतरिक प्रतिरोध का मान ही बहुत ज्यादा है, और सेल में जो ये जो परिपथ में हमारे बाह्य प्रतिरोध लगा है इसका मान कम है, तो एन आर का मान जब ज्यादा होगा ये वाला, तो अब की बार हम किसको नगण्य मानेंगे, इस आर को नगण्य मानेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास धारा बराबर आ जाएगा स्मॉल एन ई अपॉन स्मॉल एन आर, ये आ जाएगा, स्मॉल एन से स्मॉल एन कट जाएगा, ये आएगा ई अपॉन आर। अर्थात ई क्या है, किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल, और आर क्या है, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इस तरह से अगर हमारे पास सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा है और परिपथ का ये बाह्य प्रतिरोध आर का मान बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि सेल में जो प्रवाहित, इन 10 सेलों को जोड़ने के बाद भी उनमें जो प्रवाहित धारा का मान होगा वो देखो ये एन ई अपॉन आर ही आ रहा है, अर्थात एक सेल में से प्रवाहित धारा, तो 10 जोड़ दोगे तो भी हमारे पास परिणामी जो धारा है वो कितनी रहेगी, उसका मान एक सेल में से प्रवाहित धारा के बराबर ही रहेगा। अर्थात जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो तो भले ही 1 एम्पियर के 10 सेल भी जोड़ दिए जाए, तो भी उन 10 को मिला करके भी जो परिपथ है उस परिपथ में परिणामी धारा कितनी रहेगी, एक सेल में से जाने वाली धारा अर्थात 1 एम्पियर ही रहेगी। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में धारा वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन जो अभी हमने देखा इस पूरे को, इससे हम क्या समझे श्रेणी क्रम संयोजन से, कि श्रेणी क्रम संयोजन में यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम है, कैपिटल आर की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध कम है, तब तो अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमको जो धारा है वो n गुना प्राप्त हो जाएगी, ये देखो n गुना। लेकिन यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है तब हमको सेलों को श्रेणी क्रम में कभी नहीं जोड़ना है, अगर हम धारा के मान में क्या चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं। तो इस तरह से हमने सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को कंप्लीटली पढ़ा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन।